आइए छात्रों, संस्कृत विषय के अंतर्गत एवं संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने विषय के अंतर्गत अपने पाठ्य पुस्तक से सप्तम पाठ अर्थात 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपादान कारक। अपादान कारक के विषय में आज हम पढ़ेंगे और हम अपने पाठ से संबंधित व्याख्यान 1 का अध्ययन आज करेंगे। अपादान कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंतर्गत और कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कारक परिचय पढ़ रहे हैं, अर्थात कारकों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जितनी विभक्ति आती है उनका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने संप्रदान कारक तक पढ़ लिया था, अर्थात चतुर्थी विभक्ति तक हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया था कारक विभक्तियों के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक को, ठीक है। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि अपादान कारक होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए शार्टकट पर, जिससे कोई वस्तु या प्राणी अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह से चिन्ह लगता है, लेकिन ये वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट करता है किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से चिन्ह करण कारक में भी आता है, तृतीया विभक्ति में भी, लेकिन उस से के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और इस से में क्या हो रहा है, किसी वस्तु या प्राणी से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात है, अपादान कारक का प्रयोग करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या अपादान कारक को प्रकट करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक तक चतुर्थी विभक्ति और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। मैंने आपको बताया था कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति और संप्रदान में चतुर्थी। और आज हम पढ़ रहे हैं अपादान कारक, जिसमें कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति। अब हमने अभी तक सभी विभक्तियों के रूप जितने हमने अपनी कक्षा में पढ़े हैं, जितने भी पाठ पढ़े हैं कारक चिन्हों के अंतर्गत या उनके आधार पर हमने सबके शब्द रूप पढ़े हैं। आज हम पंचमी विभक्ति के भी शब्द रूप पढ़ेंगे, किस प्रकार होते हैं। देखिए बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तो आप सबको पता ही है, हम पढ़ते आए हैं लगातार। राम शब्द के रूप, एक वचन में रामात्, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामेभ्य। एक राम के लिए रामात्, दो रामों के लिए रामाभ्याम, दो से ज्यादा या बहुवचन में बहुत सारे रामों के लिए रामेभ्य। उसी प्रकार बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। राम और बालक दोनों पुल्लिंग के हैं और वृक्ष नपुंसकलिंग का शब्द, ठीक है। अब आगे देखिए स्त्रीलिंग, रमा और कक्षा, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, कक्षायाः, कक्षाभ्याम, कक्षाभ्यः, ठीक है। आगे समझ में, इसी प्रकार से हमें शब्द रूप बनाने हैं पंचमी विभक्ति के। आप खुद बना के देखिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए शब्द रूपों का। आइए कुछ वाक्यों का हिंदी अनुवाद भी जान लेते हैं किस प्रकार से होता है। प्रथम वाक्य है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पंचमी विभक्ति अर्थात एक वृक्ष, एक पेड़, पत्राणि बहुत से पत्ते, पतन्ति गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अर्थात अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अगर वृक्ष में पत्ते लगे हुए हैं उसकी डालियों पर या शाखाओं पर, तो वो उससे संबंधित है, उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन अगर वो वहां से झड़ के नीचे गिर रहे हैं तो वो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव। आगे समझ में, दूसरा वाक्य है, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। दो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। आगे ना, वृक्षाभ्याम द्विवचन तो दो वृक्ष। तीसरा वाक्य, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। बहुत से वृक्षों से पत्ते गिरते हैं या बहुत से पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पड़ना और गिरना दोनों के लिए हम पत धातु का प्रयोग करते हैं और यह बहुवचन है, इसलिए पतन्ति भी बहुवचन है। आगे समझ में, शामपट पर जो बातें दर्शाई है मैंने, वो मैंने आपको बता दी है और आप इसको और अच्छी तरीके से खुद से जानिए, ठीक है। जो बातें मैंने पढ़ाई है, बताई है अभी आपको, वो आप स्वयं उसको दोहराइए, अध्ययन कीजिए। आइए अब अपनी पाठ्य पुस्तक से हम अपने पाठ में दिए हुए वाक्यों का अध्ययन कर लेते हैं चित्रों के माध्यम से।
ठीक है। पृष्ठ संख्या है 1/4 और चित्रों के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे। पहला जो चित्र है उसमें वृक्ष दर्शाया गया है, दिखाया गया है और उसके पत्ते गिर रहे हैं। आइए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये जो 3 वाक्य है वो मैंने आपको शामपट पर भी समझा दिए। अब हम पढ़ेंगे वो। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, 2 वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, बहुत से वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। आगे देखिए, बच्चे विद्यालय से आ रहे हैं। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं। एक विद्यालय से, ठीक है, एक वचन। प्रथम वाक्य में एक वचन। छात्राः विद्यालयाभ्याम आगच्छन्ति, छात्र 2 विद्यालयों से आते हैं। छात्राः विद्यालयेभ्यः आगच्छन्ति, छात्र बहुत से विद्यालयों से आते हैं। आगे समझ में? आगे देखिए, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके दोनों हाथों में कुछ है। क्या है जानते हैं अपने वाक्यों से। पथिकः ग्रामात् आयाति, पथिक गांव से आता है, गांव से आना अलग हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, सः ग्रामात् दूधं दधिं च आनयति, वह गांव से दूध और दही लाता है। केचन ग्रामीणाः ग्रामात् अन्नानि शाकानि च नीत्वा नगरेषु विक्रयन्ति, कुछ ग्रामीण, कुछ गांव वाले गांव से अन्न और शाक अर्थात सब्जी लेकर नगरों में बेचते हैं, ठीक है। आगे समझ में? आगे देखिए, एक व्यक्ति जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पढ़ते हैं वाक्यों से। एषः जनकः अस्ति, यह पिता है, पिताजी हैं। सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, ठीक है। इसमें लट लकार गम धातु है, एक वचन है ना, तो गच्छति और जा रहे हैं के लिए लिट लकार का एक वचन आता गमिष्यति। तो यहाँ पर गच्छति है तो हमारा जो वाक्य का अर्थ बनेगा वो बनेगा वह कहाँ जाते हैं। सः प्रातः काले गृहात् कार्यालयं गच्छति, वह प्रातः काल सुबह के समय घर से कार्यालय की ओर जाते हैं। तो घर से कार्यालय की ओर जा रहे हैं तो पिताजी घर से अलग हो गए ना। आगे देखिए, सायंकाले से कार्यालयात् गृहम् आगमिष्यति, सायंकाल और शाम के समय वह कार्यालय से घर को आ रहे हैं। आगमिष्यति, आप देखो है ना, आ रहे हैं। आगे समझ में? तो सुबह के समय तो वो घर से अलग होते हैं और शाम के समय कार्यालय से अलग होते हैं। अब आगे देखिए, कुछ छात्र कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो देखते हैं। एते छात्राः सन्ति, ये सब छात्र हैं, बहुत से छात्र हैं। एते कक्षायाः कुत्र गच्छन्ति, ये सब कक्षा से कहाँ जाते हैं। अधुना पुस्तकालय कालांशः अस्ति, अब पुस्तकालय का कालांश है। अतएव एते कक्षायाः पंक्तिबद्धः पुस्तकालयं गच्छन्ति, इसलिए ये सब कक्षा से पंक्तिबद्ध होकर अर्थात लाइन में या कतार में पुस्तकालय की ओर जाते हैं। आगे समझ में? तो इस पंक्ति के साथ पुस्तकालय वाली जो पंक्ति है हमारी, इसके साथ हमारा पाठ का जो व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। और हमने वाक्यों को मौखिक उच्चारण किया। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति के जिसमें प्रयोग हो रहा है उसके वाक्य जो बन रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, उनको अच्छी तरीके से मौखिक उच्चारण करते हुए हमने उसका अर्थ जाना। अब बच्चों, अब आपको स्वयं से इसके अर्थ जानने हैं कि कौन से वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है, किस प्रकार निकल रहा है। एक वचन में पंचमी विभक्ति का क्या रूप होता है, द्विवचन में पंचमी विभक्ति का क्या रूप होता है, बहुवचन में पंचमी विभक्ति का क्या रूप होता है, और उन संस्कृत के रूपों को हम हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपको आज जानना है। आज आपका यही अभ्यास कार्य है। बार बार अपने पाठ को दोहराइए, व्याख्यान को। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा